तो नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये किताब है राजदीप सरदेसाई की, जो अब हिंदी में आ गई है। 2014 चुनाव जिसने भारत को बदल दिया। चूँकि मैं मानता हूँ कि जो हिंदी में इसका अनुवाद किया है जिन्होंने, अनूप कुमार भटनागर, वो भी इस किताब के एक तरह से लेखक ही हो जाते हैं कि इतने सारे पन्नों के साथ गुजरते हैं। पर इस किताब के बहाने एक दिलचस्प बात बताऊँ कि राजदीप, बरखा और अर्नब, ये तीनों एक ही कंपनी एनडीटीवी से शुरू करती हैं अपने टेलीविज़न की ज़िंदगी, और वहाँ भी कॉम्पिटिटर हैं, और जब बाहर जाते हैं तो वहाँ भी कॉम्पिटिटर हैं। और इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से टेलीविज़न में एक लकीर खींची है, कुछ लकीर छोटी की है, कुछ नई लकीरें बनाई हैं, कुछ मिटाई भी हैं। तो इनका अपना एक रोल रहा है, आप चाहे जैसे भी देख सकते हैं। इनकी एक किताब आई, और जब पत्रकार की कोई किताब आती है तो सबसे पहले दिमाग में आती है कि क्या उसने वो बात लिखी है जो अपनी रिपोर्ट में कभी नहीं लिख पाया होगा, क्या वो सच्चाई क्या है, वो जानना चाहते हैं। शायद किसी भी जर्नलिस्ट की राइटिंग में तक किसी भी पाठक को सबसे पहले ये चीज़ ले जाती होगी कि वो क्या चीज़ रह गई जो इतने दिनों की ज़िंदगी में राजदीप सरदेसाई नहीं बता पाए। और अक्सर हमारे एक मित्र हैं विनीत कुमार, उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया पे राजदीप का फॉरवर्ड बहुत पढ़ा है, बहुत लोगों की किताबों में राजदीप का फॉरवर्ड बहुत पढ़ा है, ये पहली किताब है। तो फॉरवर्ड से ऑथर होने की जर्नी के बारे में पहले तो मैं आपसे विवाद लूं। आपने कहा कि कॉम्पिटिटर, एनडीटीवी में कॉम्पिटिटर थे और बाहर मैं वाकई कॉलीग थे, लेकिन कॉम्पिटिटर, मैं दर्शक तो हूँ, मैं उसका पार्टी नहीं, मैं दर्शक के तौर पे तो देखा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कभी इस प्रोफेशन में अपने आप को कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखा। मैंने पत्रकारिता को देखा है कि ये एक तरह से अपने जिंदगी में एक तरह से ये मेरी जर्नी है। मेरी दूसरा जो करे, तीसरा जो करे, मैं कभी कभी उनकी प्रशंसा करता हूँ, कभी आलोचक बनता हूँ, लेकिन कंपेटिटर वो हिस्सा है। टेलीविजन में अब स्पर्धा आ गई है, जो पहले नहीं थी। मुझे लगता है पहले एक तरह से पत्रकारिता में हमारे सबके बीच एक हेल्दी रिस्पेक्ट हुआ करता था। हम एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करता था। वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि स्पर्धा बढ़ गई है। इसलिए मुझे खुशी हुई है किताब लिखने में, क्योंकि कम से कम इस किताब में जब आप लेखक होते हैं तो आप और किताब के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता है। जब आप लिख रहे होते हैं आपके कंप्यूटर पे, तो तीसरा कोई व्यक्ति न दर्शक होता है न पाठक होता है, बस आप और आपके किताब के बीच में एक तरह से रिलेशनशिप बन जाती है। और वो रिश्ता इतना ईमानदार होता है कि आपने वो सारी बातें लिखी जो आप लिखना चाहते थे। बिल्कुल। कोई ऐसा प्रसंग जिसको आपने सोचा हो कि नहीं लिखते हैं, पता नहीं लोग कैसे स्वीकार करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि ऐसा कोई प्रसंग जो लिखा है जो मैंने दिखाया नहीं, जैसे गुजरात के ये मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात है, कोई कहानी आप लिख रहे हैं तो उसका कोई एक लाइन आपने छोड़ दिया हो कि इसको नहीं डालते। देखिए, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपना ओपिनियन जो है वो थोड़ा दर्शक के, वो पाठक के सामने कम लाना चाहता था, क्योंकि हम लोग टीवी पर इतना ही अपनी राय देते हैं। तो मैंने सोचा कम से कम किताब में मैं स्टोरी लिख रहा हूँ कि हमारे जो जनरल पत्रकार होते हैं अक्सर जब वो किताब लिखते हैं वो अपनी ओपिनियन लोगों पर ठोप देते हैं, जैसे हम कभी हमारे प्रोग्राम में करते हैं। मेरा विचार था कि एक कहानी मुझे कहनी है। मुझे लगा बड़ी दिलचस्प कहानी है। नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत में किस तरह से चुनाव होते हैं, और उसके बैकग्राउंड में ये अलग अलग कैरेक्टर जो चीजें हो रही हैं, राहुल गांधी और चीजें हो रही हैं। मैं उस पर बात करूंगा, पर मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। 20 साल 25 साल की आपकी पत्रकारिता रही है, और उन सब को संचित करके उस एक हिस्से को आपने एक किताब लिखी है। क्या मुश्किल रहा पत्रकार बनना इन 20-25 सालों में, या लेखक बनना? देखिए, मुझे लगता है कि लेखक बनने में जो मजा है वो शायद कई सालों तक मुझे टीवी पर नहीं मिला, क्योंकि टीवी पर देखा गया है एक तरह से आपको छोड़कर बहुत कम पत्रकार हैं जो इस फॉर्मूला फिल्म से दूर हटकर कुछ और करना चाहते हैं। तो टीवी पर कभी कभी हम इस टीवी के इडियट बॉक्स में उसके हम एक तरह से प्रिजनर बन गए, कैदी बन गए हैं। किताब में मुझे लगा एक खुलापन था, एक फ्रीडम बहुत दिनों के बाद मिली, तो बहुत मजा आया। और मुश्किल भी है क्योंकि आप जब आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन होता है जब आप शुरुआत करते हैं, और फिर 130,000 वर्ड की किताब लिखना मुश्किल है लेकिन मजा आया। तो चलिए, एक नए प्रोफेशन की तरफ आप गए हैं।
आपने लिखा कि 2014 का जो साल है चुनाव जिसने भारत को बदल दिया, तो इस चुनाव को किसने बदला? इस राजनीति को टेलीविजन ने, सोशल मीडिया ने, मीडिया ने, या एक ऐसे नेता ने जो इन सब को साधने की शक्ति रखता था? मुझे लगता है जो आपने कहा सब चीज़ों ने कुछ ना कुछ बदला है। जैसे पहले जो चुनाव होते थे वो मैदान पर होते थे, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, बोट क्लब पर जाओ या पटना में गांधी मैदान पर जाओ। अब जो होता है चुनाव वो होता है कि टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम हो या सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हो कि इस रैली में इस नेता ने ये कहा, या आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर लगा देते हैं। तो वो एक बदलाव अपने पब्लिसिटी में हुआ है कि किस तरह से नेता लोगों से संपर्क करता है। पहले बड़ी रैली से करता था, अब वो मीडिया के जरिए करता है। ये एक बदलाव आया। दूसरे इस चुनाव में एक बदलाव आया कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे, एक तरह से प्रेसिडेंशियल बन गया कि हम देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हम पार्टी या हमारा एमएलए या हमारा एमपी कौन है, एजेंडा क्या होगा, वो सब खत्म होके एजेंडा पर भी हम मैनिफेस्टो, कितने जो वोटर हैं आजकल मैनिफेस्टो पार्टी का देखते हैं, या कितने प्रोग्राम होते हैं मैनिफेस्टो पर हम देख रहे हैं। मोदी सरकार 5 साल केजरीवाल, बिल्कुल। और जितना आप उसको सिंपल कर सके उसमें आपकी खूबी होती है कि आप एक आशाएं बढ़ा रहे हैं। 5 साल केजरीवाल या अब की बार मोदी सरकार में क्या गुण है, क्या नहीं है, या बीजेपी का एजेंडा क्या है या कांग्रेस का एजेंडा क्या है, इस पर हम कम जाते हैं। आपको लगा कि उस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया इतना उत्तेजित हो गया था कि इन सब बातों के लिए स्पेस नहीं बचा था? स्पेस, टेलीविजन उनका हथियार बन गया था या टेलीविजन को किसी ने अपना हथियार बनाया था? हुआ क्या था? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है एक तरह से तो हम एक हथियार तो बन ही गए थे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हम हथियार नहीं थे, हमारे यहाँ उपयोग दुरुपयोग तो करते रहते हैं नेता। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है रवीश, कहीं ना कहीं हमारा एक आलसीपन भी है। हम इस चकाचौंध में अब फंस गए हैं। अरे यार, बड़ा नेता है, उसकी रैली चलाओगे तो टीआरपी बढ़ेगी, मोदी जी टीआरपी है। तो इस टीआरपी की जो दौड़ है उसमें चुनाव भी फंस गया है, क्योंकि हम जनता से कम बात करते हैं और नेताओं से ज्यादा बात करते हैं। जनता की क्या मुश्किलें हैं वो बहुत कम दिखाते हैं। जनता की, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है उस पर क्या हमने डिबेट किया कहीं चुनाव के दौरान? मुझे लगता है बहुत कम किया होगा। यानी विदर्भा या मराठवाड़ा जैसे जगह जहां आत्महत्याएं हो रही है, पहले इस तरह की रिपोर्टिंग हुआ करती थी चुनाव के दौरान बॉटम अप, यानी जमीन से जुड़ी हुई। अब हम ऊपर से आते हैं, बड़े नेता हेलीकॉप्टर में आते हैं और हम उनकी हर बात पर हम उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। इस किताब को लिखते हुए एक बात सवाल पढ़ रहा था जब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि आप एक नेता को दूर से देख रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में वो राजदीप बरखा और अर्नब वाला की कहानी बताई कि मैं भी आप लोगों को दूर से देखा हूँ। तो वैसे ही आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, चूंकि वो इतना प्रचंड बहुमत लेकर आए, और जब आए तो ये कहा गया कि सब कोई उनसे डरता है, मीडिया भी उनसे डरने लगा है, कोई वो अपने बात खुलकर नहीं कह रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं एक लेखक से कि इस किताब में एक नरेंद्र मोदी की यात्रा भी है, उसको लिखते हुए क्या आप उतने निर्भीक रह पाए? मैंने बिल्कुल कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो यात्रा आप कह रहे हैं, न केवल मोदी जी की यात्रा है, मेरी भी यात्रा है पत्रकार होने से। क्योंकि पहली मेरी बड़ी स्टोरी एक तरह से थी 1990 में जब रथ यात्रा हुई, और मैं तब प्रिंट में था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखता था और मुझे भेजा गया यात्रा के गुजरात का कवर करने के लिए। तब मोदी जी उस गुजरात लेग के इंचार्ज थे। तो तब से मोदी जी का जो सफर है और मेरा जो पत्रकारिता में सफर है, उसको कहीं ना कहीं मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि क्या वो व्यक्ति जो मैंने 1990 में देखा था और आज जो नरेंद्र मोदी देखता हूँ, या एनडीटीवी के जमाने में, क्योंकि आप बार बार एनडीटीवी का जिक्र कर रहे हैं और अर्नब बरखा, क्योंकि हम एक तरह से एनडीटीवी परिवार से आते हैं। उस जमाने में नरेंद्र मोदी इसी तरह से ओबी वैन पर तैयार रहते थे हमारे लिए। 1 घंटा एक बार रुके थे क्योंकि बारिश हुई थी, ओबी नहीं चल रही थी। मोदी जी अपना छाता लिए हुए 1 घंटा रुके जब तक वो टीवी पर आए। वही मोदी जी आपको आज 1 मिनट नहीं देंगे, और वहीं से प्रधानमंत्री बनकर जा रहे हैं। वो अब आप बड़े आदमी बन गए, हम तो वही के वही रह गए। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक पत्रकार इन रिश्तों को कैसे देखे? अगर पत्रकारिता का विद्यार्थी इस किताब को पढ़ रहा है
मुझे लगता है कि उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय तक संपादक रहे हैं, संवाददाता रहे हैं, तो इस सबका एक पूरा तजुर्बा है। कई जगह आपने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि आपको टिकट दे देते हैं। अमित शाह आपसे कह रहे हैं कि तुम आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ो, तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से लड़ा दो, तो अमित शाह कह रहे हैं कि मैं ही विरोध करूंगा अगर बीजेपी से टिकट मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि पत्रकार इन नेताओं से रिश्ते रखने में वो लाइन कहाँ ड्रॉ करे। अगर उसे, कई बार लोगों को लगता है कि आपको राज्यसभा का ऑफर मिल रहा है या कुछ और पार्टी में इस तरह से कह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद आप इतना घुल मिल गए हैं तभी वो आप पे वो ऑफर मिलता है। बिल्कुल सही रवीश, और आपने पहले सवाल में इसके पहले भी कहा था आप कितने निर्भीक थे इस किताब लिखते हुए। देखिए, मुझे लगता है पत्रकार जो है वो इस लेवल तक राजनेताओं से जुड़ गया है, एक तरह से हम उसी सिस्टम से जुड़ गए हैं, इसलिए ना निर्भीक रह पाते हैं कभी कभी, ना स्वतंत्र रह पाते हैं। और मेरी कोशिश पिछले 26 साल में रही है कि किसी ने भी टिकट अगर कहा है राजदीप आप चुनाव लड़िए, ममता बनर्जी ने, जैसे मैंने किताब में कहा कि आप राज्यसभा लड़िए तृणमूल से, आप राज्यसभा मेंबर बन जाइए, या अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप राजनीति में आ जाइए। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। जब तक मैं अगर मैं कल राजनेता बन जाऊं तो मैं पत्रकारिता से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन जब तक पत्रकार हूं मैं ये नहीं, किसी नेता को ये सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहता कि आपने अपने पत्रकारिता का दुरुपयोग करा, आपका एक एजेंडा था। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं मोदी जी रीडर पढ़ते समय, और ये चूंकि आपने इसमें लिखा है, कई पत्रकारों के बारे में लिखा है, कई बार होता है कि हम मीडिया वाले लिखते समय दूसरे पत्रकार या दूसरी संस्थानों के बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं, पर आपने लिखा है, रजत शर्मा के बारे में भी लिखा है, अर्नब के भी बारे में लिखा है, और भी लोगों के बारे में लिखा है। पाठक ये कंफ्यूज कर सकता है, या मैं चाहता हूँ कि वो कंफ्यूज करे, वो भी पढ़ने की वो भी एक पहली शर्त होती है कि आप उसको पजल्ड हों देखिए कि हमारे पत्रकार बहुत ज़्यादा उस सिस्टम में चले गए हैं। बिल्कुल हम सिस्टम में चले गए हैं, क्योंकि देखिए पत्रकार जो होता है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। गणेश शंकर विद्यार्थी का कोट है कि पत्रकार को हमेशा विपक्ष में होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो विपक्ष हैं ही, हमें बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर यूपीए की सरकार है तो यूपीए को सवाल पूछो, अगर एनडीए की सरकार होती है तो एनडीए को सवाल पूछो। अब प्रॉब्लम ये हो गया रवीश कि जब मोदी जी दिवाली मिलन करते हैं तो हम सवाल उनसे नहीं पूछते, हम उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक वो तो मोदी जी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। या सोनिया गांधी को सवाल, इतने साल सोनिया गांधी 20 साल से राजनीति में है, क्या हमने उनको कठोर सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी को पूछे। तो हम एक तरह से नेताओं के सामने विपक्ष की भूमिका अदा करने के बजाय हम उसी सिस्टम के एक भाग बन गए हैं, और इसीलिए बहुत कम पत्रकार भारत में किताब लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो ऐसी किताब लिखते हैं कि जय जयकार करते हैं किसी व्यक्ति की। तो मैं इस किताब में जय जयकार नहीं है, मैंने किसी व्यक्ति की जय जयकार नहीं की। कांग्रेस वाले दुखी हैं, कह रहे हैं आपने राहुल गांधी के खिलाफ लिखा। मैंने कहा राहुल गांधी को केवल 44 सीट आए। कुछ लोग कहते हैं पहला चैप्टर देख के कि आप अभी भी 2002 और नरेंद्र मोदी को भूले नहीं। अरे भाई, मैं क्यों भूलूं? मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा। मैं आपकी तरह उनका कोई चेयर लीडर नहीं हूं। सोशल मीडिया वाले में मैं पढ़ रहा था कि मोदी ने कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हो। उस वक्त आपको डर लगा था? मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन लगा था कि वो धमका रहे हैं। नहीं, धमका नहीं रहे, प्यार कर रहे हैं। नहीं, प्यार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तो जरूर लगा कि देखिए आज के जो नेता हैं वो ये भी देख रहे हैं कि आप ट्विटर पर क्या मुझे लगा ट्विटर जो है ये एक तरह मेरा पर्सनल स्पेस है। पर जब मुझे नरेंद्र मोदी जी ने रिमाइंड किया कि देखिए आप ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, तब मुझे थोड़ा डर नहीं, लेकिन मैं चौकन हो गया। हाँ, कि आप जो ट्विटर में लिखेंगे वो आपकी प्राइवेट स्पेस नहीं है, वो मोदी जी तक बात पहुंच रही है। पर देखिए, नेताओं से पत्रकारों का एक रिश्ता बन जाता है, खट्टा मीठा जो भी है, वो चलते फिरते टोक देते हैं कि आजकल बहुत खिलाफ लिख रहे हो, आजकल ठीक है। पर जब आपने पत्रकारों के बारे में लिखा, जैसे अर्नब के बारे में लिखा कि किस तरह से वो राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए अपना पूरा TRP का चार्ट भेज देते हैं, या रजत शर्मा की, उन लोगों ने बाद में कभी कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा नहीं है, मैंने किसी की आलोचना नहीं की है। मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है कि आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया, क्योंकि हमारे बीच तो स्पर्धा होगी ही। पर इस तरह से TRP चार्ट भेज देना कि ये लीजिए, ये देखिए अब जैसे मैंने कहा रवीश, कहीं ना कहीं हमने पत्रकारिता को बॉक्स ऑफिस बना दिया है, और इसीलिए कुछ खबरें जो हैं वो जनता के सामने आज आती नहीं है। मैंने
किसान के आत्महत्या के बारे में एक खबर दी है। आज के ज़माने में यूरिया के प्राइसेस जो हैं वो इस लेवल पर पहुंच गए कि कुछ इलाकों में किसान विरोध कर रहा है, वायलेंस पर उतर आया है, हिंसा हो रही है, लेकिन हम ये दिखाते नहीं है। पर नेता लोग भी टीआरपी को अभी बजट में मैं केंद्रीय राज्य मंत्री क्या हमारे साथी जब ट्राई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रवीश कुमार नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जरा उनकी टीआरपी बताइए कितनी। तो नेता लोग भी अब इससे काफी प्रभावित हो गए कि टीआरपी दे, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया बजट में। नहीं, बिल्कुल। और एक जो आपने बात पहले भी की कि नेता और जर्नलिस्ट के बीच में रिश्ता, देखिए नेता और जर्नलिस्ट के बीच में एक रिश्ता तो होगा क्योंकि हमको उनसे खबर लेनी है, वो हमारे सोर्स बन जाते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि हम कोई सन्यासी है जो केवल हमारे एडिट टेबल पर बैठेंगे और हम उनके साथ नाश्ता भी करेंगे, उनकी गाड़ी में भी बैठेंगे। बिल्कुल करेंगे, नाश्ता करेंगे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाएंगे, लेकिन हमें एक जो लक्ष्मण रेखा वो ये है कि हम आपके हमेशा, जैसे आपने सही कहा, आपके हम एक तरह से वॉचडॉग रहेंगे। आप उसे विरोधी कहें या जो विरोधी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वॉचडॉग रहेंगे। हम आपकी हर बात को एक तरह से उसका एनालिसिस करते रहेंगे। विनीत हमारे मित्र हैं, उन्होंने आपकी किताब पे एक टिप्पणी की है और वो चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं। वो आप लिख रहे हैं कि मोदी के व्यक्तित्व के बारे में बाकी बातों की चर्चा करते हुए राजदीप ने एक बात बहुत बारीकी से कही है। अब सुनिएगा जरा, कैमरा क्लोजअप राजदीप के चेहरे पे। हाँ, शुरुआती दौर में मोदी हंसते बहुत थे, लेकिन तब भी उनकी आंखें पलक नहीं झपकती थी, स्थिर शांत बनी रहती थी। ये पेज 6 पे लिखा है। और बाद तक भी आंखों की इस बारीकी पर नजर रखते हैं। पत्रकार बाकी सवाल करते तो वो जवाब देते, लेकिन जैसे ही कोई सवाल जशोदाबेन या गुजरात 2002 को लेकर करता, वो नहीं, उनकी आंखें बोलने लग जाती। पेज नंबर 231। ये आंखें, मतलब प्रधानमंत्री की आंखें क्या है, उस नूर में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा है या उस नूर में क्या नूर? नहीं, ऐसा है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों की आंखें इस तरह से होती है कि अगर वो आपको देखे तो डर तो लगता है। डर लगता है, डर लगता है। और मैंने एक इंटरव्यू मोदी जी का किया था अक्टूबर 2012 में। जब भी मैंने उनको कोई कठिन सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, केवल इस तरह से या तो मेरी तरफ घूर कर देखा या तो दूर कहीं देखते रहे। तब मुझे की छांव में दूर कहाँ देख रहे थे वो ये मोदी जी आपको बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो लगता है, क्योंकि मोदी जी का साफ है कि अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहे तो वो केवल अपने आंखों से अपना जवाब दे देते हैं। आपने लिखा है कि वो एक दूसरा व्यक्ति बन जाते हैं जब वो आंखों से बात करते हैं। बिल्कुल। मेरे दोस्त भूपेंद्र चौबे ने उनको एक बार पूछा था केशु भाई पटेल के बारे में। जैसे ही उन्होंने केशु भाई पटेल का सवाल पूछा तो उन्होंने इस तरह से देखा भूपेंद्र की तरफ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने साफ इशारा किया, ये सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, और अगर आप वापस पूछे तो मेरी आंखों की तरफ देखिए। बेहतर बदलाव क्या हुआ है नरेंद्र मोदी? देखिए, मुझे दिल्ली आने के बाद, मतलब इस किताब को लिखते समय जब किताब खत्म हुई होगी तब वो 5-6 महीने 9 महीना बीत गए होंगे, बेहतर बदलाव क्या हुआ? हर नेता में एक बेहतर बदलाव होता है। बिल्कुल होता है, और मैं मोदी जी की प्रशंसा इस बात की करूंगा कि वो हमेशा कर्मठ रहे। गुजरात में जब रथ यात्रा संभाल रहे थे तब भी बड़े कर्मठ नेता की तरह संभाल रहे थे, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो 24 घंटे राजनीति करते हैं और 24 घंटे उनका इस पर एक तरह से ध्यान है कि मैं किस तरह से जनता के बीच में मेरी लोकप्रियता बढ़े। अब उसमें थोड़ी मार्केटिंग भी होती है, मेरी मन की बात रेडियो पर हमें, तो वो मार्केटिंग भी है, लेकिन साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ नई आइडिया लाते रहते हैं। जिससे में एक बात कही थी इसी से, लेकिन उन्होंने आके पूरे चुनाव को एक तरह से एक्सेल सीट वाला चुनाव बना दिया कि मैनेजर हैं, इस तरह से हार्वर्ड से या कॉर्पोरेट नौकरियों से आए। कुछ चर्चाएं हम पहले के चुनाव में सुनते थे कि कोई नीतीश कुमार से जुड़ गया या कोई ममता बनर्जी से जुड़ गया या कोई कहीं कहीं जुड़ गया, लेकिन मोदी ने उन्हीं चीज़ों को समेट कर एक बड़े स्केल पे किया। आपको लगता है कि जनमत वहां से बना होगा उनके पक्ष में, या स्थितियां पहले से बनी हुई थी कि ये मोदी की? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि आप चुनाव एक्सेल शीट या कंप्यूटर पर जीत सकते हैं। चुनाव आप जीतेंगे जब आप लोकप्रिय नेता बनेंगे। चुनाव आप जीतेंगे जब लोगों का गुस्सा था यूपीए की सरकार के खिलाफ कि महंगाई बढ़ गई थी, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही थी। 10 साल की सरकार जब बनती है एक थकावट भी होती है। मनमोहन सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने हमेशा कहा है कि मोदी जी को मनमोहन सिंह जी को एक थैंक यू कार्ड देना चाहिए कि वो बोलते नहीं थे, इसलिए मोदी जी बड़े नेता बन गए। राहुल जी जब बोलते हैं तो लोग एक तरह से उनकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका भी फायदा मोदी जी को हुआ। अखिलेश जी ने बड़े वादे किए यूपी में, वो निभाए नहीं,
उसका फायदा मोदी जी को हुआ। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी जी जो है वो तो चाय की दुकान शुरू करे, उसका भी मोदी जी को फायदा हुआ। कई लोगों ने मुझे फील्ड में कहा, खासकर अरविंद केजरीवाल के जीत के बाद, उसके दौरान भी, मतलब पहले से ही, कि टीवी नेता पैदा कर रहा है। कैसा है क्या? हम नेता पैदा देखिए, टीवी नेता नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन प्राइम टाइम जो है, हाँ। कुछ नेता प्राइम टाइम के मास्टर बन गए हैं। उसमें मोदी जी और केजरीवाल दोनों शामिल हैं। मोदी जी और केजरीवाल प्राइम टाइम जानते हैं अच्छी तरह। जब केजरीवाल जी ने 49 दिन के बाद रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने शाम को 8 बजे दिया था या 7 बजे, प्राइम टाइम में। प्राइम टाइम में मोदी जी जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन जाते हैं और भाषण करते हैं, तो उन्होंने इस ऐसे समय पर किया जहां इंडिया में प्राइम टाइम हो। मैं देख रहा था उस दिन मन की बात मोदी जी की, जो हमेशा 11 बजे सुबह होती है। एक तो रविवार पहले वो सुबह नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिकेट की मैच थी। तो मोदी जी जानते थे कि सुबह अगर मैं मन की बात पढ़ूं तो लोग मेरी मन की बात नहीं लेकिन क्रिकेट देखेंगे। नेता बेहतर कम्युनिकेटर हो गए हैं। पर ये कहना, हाँ बिल्कुल, और ये कहना कि टीवी नेता को बनाता है। टीवी के जरिए एक माध्यम है जिससे नेता अपनी बात, अगर आपके पास आपकी बात में दम हो तो वो जनता के सामने लग सकता। अगर मोदी जी के बात में दम नहीं होता या केजरीवाल जी के बात में दम नहीं होता, हाँ। तो वो चुनाव नहीं जीतते। पर राजदीप, क्या ऐसा नहीं हुआ कि नेता या जो अदृश्य शक्तियों की बात करते हैं लोग, जो मीडिया के जो विश्लेषक हैं, जैसे विनीत हमारे मित्र हैं, और मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में भी कोई टेलीविजन को इतना सीरियसली नहीं पढ़ता है जितना विनीत पढ़ता है, तो उसको अक्सर कहना है कि कॉर्पोरेट ये सब मिलके टेलीविजन पे जिस भारत का जो कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर्विरोध देखना था, वो सब गायब करके एक पर्सनालिटी को ला दिया गया। इसलिए टीवी कई बार नेता बना देता है। ये कुछ हद तक सही है। हम ये कह सकते हैं, मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव 2014 का कांग्रेस हारने ही वाली थी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने वाली थी, 180 से 200 सीट तो बीजेपी को मिलने ही थे। ये जो एक्स्ट्रा 70-80 सीट मिले हैं, इसमें मैं समझता हूँ मीडिया ने जो माहौल बनाया, या मोदी जी के कैंपेन, जिप कैमरा आया, वो सारा कुछ आया, हाँ। जो कैंपेन मोदी जी ने के स्ट्रेटेजिस्ट ने बनाया कि हर दिन चुनाव के एक दिन पहले पूरी एडवर्टाइजिंग केवल बीजेपी की दिखाई गई, या जिस तरह से हर मीटिंग को आपने 2-3 बार लाइव दिखाया, उससे माहौल जरूर बदला। लेकिन आपका ये कहना कि केवल मीडिया के जरिए चुनाव जीता जा सकता है, या केवल कॉर्पोरेट की, देखिए कॉर्पोरेट चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल हार जाए चुनाव, अरविंद केजरीवाल फिर भी जीते। कुछ चैनलों ने, मैं तो कहता हूँ, साफ साफ सुपारी ली थी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराना है। इसके बावजूद केजरीवाल जी जीते। नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि उनके खिलाफ लिखने के लिए अंग्रेजी मीडिया ने एक तरह से सुपारी ले ली। मोदी जी कहते हैं कि 2002 के बाद, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मोदी जी ने खुद ये दर्शाया। 2007 में गुजरात जीते, 2012 में जीते। अगर मीडिया खिलाफ है, कुछ लोग आपकी आलोचक बन सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल मीडिया के जरिए ना आप चुनाव जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। आप जीतेंगे। मुझे लगता है कि जो हमारी जनता है वो टीवी कम देखती है, टीवी में नेताओं को अपने तरीके से वो देखते रहती है, शायद इसलिए। बिल्कुल, और इसी में हम, अगर कल आप प्रोग्राम करें 2002 के दंगों पर, तो आपके खिलाफ लोग कहेंगे रवीश कुमार जो है वो पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ है। अगर आप स्वच्छ भारत पर प्रोग्राम करें तो वही लोग कहेंगे वाह वाह, रवीश कुमार ने आज मोदी जी की बात रखी है। तो हम जो चाहते हैं, दर्शक जो चाहता है या पाठक जो चाहता है, हम चाहते हैं कि वो जो पत्रकार है वो हमारी जो दृष्टि है उस पर एक थप्पा मार दे, और जब वो मार दे तो हम खुश होते हैं। अगर हम सवाल नहीं मारे तो फिर रोने लगते हैं। नहीं, जब सवाल पूछे तो नहीं। और उसके साथ साथ आजकल नया जो है कि आप एंटी नेशनल हैं, आप देश विरोधी हैं। अरे भाई, सवाल पूछने में देश विरोधी बन गए। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन? सब जय जयकार अगर करेंगे। पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया से आ रहा है राजदीप, उससे असर पड़ रहा है कि आपके सवाल पूछने में या टॉपिक डिसाइड करने में? क्या न्यूज रूम की वो दीवार गिर गई है क्या? अगर 5000 लोग ट्वीट करने लगे कि राजदीप एंटी मोदी हैं या एंटी केजरीवाल हैं, तो एक तरह से डिसाइड करने में, टॉपिक या बोलने में फिर फर्क पड़ने लगता है क्या? मुझ पर ज्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पूरे माहौल पर, न्यूज रूम पर जरूर पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि और मोदी जी भी जानते हैं, मोदी जी ट्विटर और फेसबुक पर क्यों आए? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो केवल मेन स्ट्रीम मीडिया में जाते, टीवी या प्रिंट में जाते, तो उनकी बात शायद उस लेवल तक
जनता तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हर बात पर एक सवाल उठता, क्योंकि प्रिंट में या टीवी पर आप सवाल उठाते। ये जो ट्विटर वगैरह है वन वे कम्युनिकेशन बन गया है, और उसके जरिए अगर आप ट्रेंड करें या किसी चीज को हैशटैग बना दें, तो फिर पत्रकार जो न्यूज रूम में बैठा हुआ है, न्यूज एडिटर, वो देखता है अरे बाप रे, ये जो बात है निर्भय की डॉक्यूमेंट्री जो है ये तो नंबर 1 ट्रेंड हो गया है, चलो इसी पर डिस्कशन करते हैं। किसान की आत्महत्या, पत्रकार तो अब सेंसरशिप की भी बात करने लगे हैं। नहीं वही तो, लेकिन मेरा ये हालत आ गई है। नहीं, मैं तो 2 बातें कहूंगा। इमरजेंसी के दौरान पॉलिटिकल पार्टियों ने मीडिया पर सेंसरशिप डाली थी, इंदिरा गांधी के कांग्रेस ने पत्रकार पर सेंसरशिप डाली थी। आज पत्रकार पॉलिटिकल पार्टी पर सेंसरशिप डाल रहे हैं कि हम केजरीवाल को नहीं दिखाएंगे, या आम आदमी पार्टी को कम दिखाएंगे, या इस नेता को ज्यादा दिखाएंगे। हम किताब पे तो ये एक रिवर्स इमरजेंसी, ये एक रिवर्स इमरजेंसी, दर्शक और पाठक को समझने की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि ट्विटर और फेसबुक पर ये किसान की आत्महत्या पर मैं फिर कहूंगा वो ट्रेंड नहीं होता है, हैशटैग नहीं होता है, इसलिए आप उसको शाम को नहीं दिखाते। लेकिन छोटी सी छोटी घटना जो सेंसेशनल है, साक्षी महाराज ने कुछ कह दिया, या आदित्यनाथ ने कुछ कह दिया, या ओवैसी ने कुछ कह दिया, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं, जिसको हम पहले नहीं दिखाते थे न्यूज़ रूम में, बिल्कुल नहीं दिखाते, वो तो मेन स्ट्रीम बन गए हैं, क्योंकि हम विवाद चाहते हैं। हम हर विषय पर टीवी पर आज विवाद दिखाना चाहते हैं। हम अच्छी खबर लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहते, या खबर जिसके लोगों पर के आम आदमी पर कोई उसका इम्पैक्ट हो, उस तरह की खबर नहीं। पर ये राजदीप, आपकी इस किताब में हम एक प्रयोग है, ये वीडियो ब्लॉगिंग है एक तरह से, तो एक अनौपचारिक बात हो रही है किताब को लेकर और राजनीति को लेकर। 2 मिनट और आपका लेना चाहता हूँ। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी आगे हैं, अभी भी आगे हैं, राहुल गांधी पीछे हैं। कभी ये तस्वीर रिवर्स होगी, आपको लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में? पहली बात पार्ट 2 किताब आ जाए कुछ। बिल्कुल, पहली तो बात, किसी ने मुझे कहा कि आपने इस किताब में राहुल को दिखाया क्यों? हाँ। तो मैंने कहा कि हर स्टोरी में एक हीरो होता है, हीरो के साथ साथ एक साइड एक्टर, कैरेक्टर एक्टर भी होता है। मतलब देवेंद्र वर्मा होता है या विनोद मेहरा होता है। या मैं विलन नहीं कह रहा, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि विनोद मेहरा या देवेंद्र वर्मा होता है। मेरा ये कहना है कि जैसे मोदी जी को 200 सीट तो मिलने ही तय थे बीजेपी को, ये 70-80 सीट जो मिले क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई, उसमें राहुल गांधी का कुछ हिस्सा है, केवल उनका नहीं, मनमोहन सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार, इन सब का एक हिस्सा है। लेकिन आपने कहा कि क्या ये रिवर्स हो सकता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर आप 5 साल बाद अगर स्थिति देश की बदली, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक किया है, इस चुनाव में उन्होंने कहा अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। लोगों को लगता है कि अब मोदी जी आ गए, अच्छे दिन आ गए, लेकिन भारत को चलाना कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर अच्छे दिन नहीं आते हैं, अगर अच्छे दिन नहीं आते हैं, अगर तो राहुल के अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अगर उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताइए, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले केजरीवाल भी चुनाव हारे, राहुल गांधी भी हारे। केजरीवाल ने मेहनत करके लोगों के सामने, लोगों के बीच में जाकर उन्होंने मेहनत की। राहुल वहीं के वहीं अभी भी आत्मचिंतन कर रहे हैं। आत्मचिंतन से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। हैं कि किताब लिखने के लिए नैनीताल जाएं छुट्टी लेकर, है ना? नहीं, देखिए, मैंने ये किताब, हमारे मास्टर कहते थे कि ये मत सोचो कि तुम अभी लिखना है तो अभी लिखो, ये कभी नहीं होगा कि तुम छुट्टी लेकर नैनीताल जाओगे और फिर किताब लिखोगे। तो राहुल गांधी नैनीताल वाले साइकोलॉजी से आते हैं। रवि जी, मैं नैनीताल नहीं गया किताब लिखने, लेकिन मैंने एक बात की, 3 महीने मैंने टीवी नहीं देखा। जब मैं ये किताब लिख रहा था, मैंने टीवी पर न्यूज नहीं देखा। रात को मैं कुछ स्पोर्ट्स देखता था, क्योंकि स्पोर्ट्स मुझे पसंद है। लेकिन मैंने एक निर्णय किया कि मैं टीवी नहीं देखूंगा। अगस्त 15 को जब मोदी जी ने भाषण किया, तो मैंने उस दिन मुझे लगता है टीवी देखा होगा, लेकिन उसको छोड़ के एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, ये टफ क्वेश्चन। राजदीप के घर में 2 पत्रकार हैं। जी। तो सागरिका से तो भले बरखा और अर्नब से कंपटीशन नहीं हुआ होगा, हालांकि मेरे न्यूज रूम में देख के कोई विश्वास नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी सागरिका से कैसा रिश्ता रहता है? पत्रकार वाला, पत्नी वाला नहीं पूछ रहा। देखिए, आप बार-बार आजकल काफी सागरिका घोष की आर्टिकल को ट्वीट करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपसे पहले सीनियर ऑथर हैं आपसे। बिल्कुल, उन्होंने 2 किताबें आपसे पहले तो फिर से मैं कहूँगा, अर्नब तो एक तरह से, मैं और अर्नब के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हमेशा हुआ करता था। हम लोग एक साथ प्रोग्राम करते थे, न्यूज़ आर करके। आप समझ लीजिए उसके नॉइज लेवल क्या होंगे उस प्रोग्राम के। बरखा के साथ भी बहुत काम किया है। सागरिका के साथ एक तो मुसीबत है कि वो मुझसे बड़ी अच्छी लेखिका है। उनकी राइटिंग स्किल जो है मुझसे कई बेहतर है।
तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। उन्होंने रीड्राफ्ट तो नहीं किया? नहीं, रीड्राफ्ट नहीं, मैंने उनसे हर चैप्टर दिखाया। हाँ। उन्होंने हर चैप्टर में मुझे सजेशन दिए। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि एक तरह से इंटरनल घर में कंपटीशन कभी कभी हुआ करती थी। हाँ। लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन है। हाँ। लेकिन मैं लोगों को कहूंगा कि अगर आप पत्रकार हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हो सके। मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनके भी अनुभव हैं, उनके भी विचार हैं। और देखिए, कभी ऐसा लगा कि सागरिका ने इतना अच्छा लिख दिया हो कि आप फिर अपने घर में ड्राइंग रूम से बालकनी में आ रहा हूँ कि ये मुझे लिखना चाहिए? बिल्कुल, कई बार ऐसा लगा। हाँ? कुछ दिनों पहले उन्होंने शादी नंबर 1 एक आर्टिकल लिखा, लालू जी और मुलायम जी के बीच में जो शादी हुई थी। मैंने कहा यार, इस तरह का मैं भी लिखना चाहता हूँ, क्योंकि एक शैली होती है। हर व्यक्ति के पास एक शैली। सागरिका ने कभी कभी मुझे भी कहा है कि यार तुम ये लाइव टेलीकास्ट बड़ी आसानी से कर लेते हो। तो मैं तो कहता हूँ मेरा से, और मैंने अर्नब को भी एक बार कहा था, कान में तार ओबी के लिए तैयार। तो जब लाइव होता है तो बस वो एक अलग एक धुन में आ जाते हैं। हाँ, और आप खास करके लाइव इलेक्शन के दिन पर तो हर व्यक्ति के पास कुछ गुण होते हैं। लेकिन बहुत कुछ सीखा मैंने हर व्यक्ति से। मैं ये भी कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एनडीटीवी खबर पर जा रहा है, मैंने प्रणय रॉय, राधिका रॉय, कई लोगों से बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि हर व्यक्ति को हर दिन, और आर.के. लक्ष्मण मेरे पहले गुरु थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर आप ये कार्टून रोज करते, कभी आपको ऊब नहीं जाते ये कार्टून करने से? उसने कहा हर दिन मेरे लिए नया है, हर दिन मैं कुछ नई चीज सीखता। एक जो सबसे जरूरी है, जो कि हम किताब पे बात कर रहे हैं, अगर कोई पाठक इसको खरीदना चाहे तो किसने छापा है? इसने पेंगुइन ने हिंदी में ही छापा है। बिल्कुल। और ये कहाँ से मिल सकता है अगर कोई वेबसाइट से खरीद? आप पेंगुइन के वेबसाइट से इसको खरीद सकते हैं। हाँ? मुझे मुझे लगता है ये अमेजोन पर भी आ गया है। आप वहाँ, और हर पेंगुइन हर अब बुक स्टॉल में जहाँ हिंदी किताबें हैं वहाँ ये किताब बिक रही। मुझे दुख इस बात का है कि हिंदी जो किताब है वो जैसे हिंदी चैनल्स उभर कर और अंग्रेजी चैनल से बहुत आगे निकल गए हैं, आज तक हो या एनडीटीवी इंडिया हो, उसी तरह से ये किताब जो है वो अंग्रेजी किताब से आगे निकल जाए। क्योंकि जब लिखता हूँ मेरी कॉलम वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपती है और दैनिक भास्कर में छपती है। दैनिक भास्कर की कॉलम में 100 लोग कम से कम उसका जवाब मुझे देते हैं, अंग्रेजी में 5 लोग जवाब दे तो बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी का जो पाठक है वो एक तरह से आपके साथ डिबेट करना चाहते हैं, आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी एक बड़ी किताब लिखे रवीश। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, एक कि आपने अब तक बड़ी किताब क्यों नहीं लिखी, और दूसरा, जैसे आपने किसी एक इंटरव्यू में कहा कि राजदीप मुझे टोकते थे मेरे बाल के बारे में कि देवानंद के तरह तुम बाल क्यों रखते हो। अभी भी मैं बाल देखता हूं कि थोड़े सफेद हो गए, लेकिन देवानंद की तरह अभी भी आप लिखते हो। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इस पूरे जो स्पर्धा की जमाने, टीआरपी के जमाने में आपने अभी तक एक पत्रकारिता की एक जो इंटेग्रिटी है उसको कायम रखी है। ये बड़ी बात है। ये एनडीटीवी की वजह से है, पर खैर थैंक यू। एक सच्चाई ये भी है कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू में देखा होगा कि हम दोनों कितनी बराबरी से बातें कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। जब मैं नया रिपोर्टर बनकर आया था तो सचमुच राजदीप के सामने 5 मिनट के लिए खड़ा भी हो जाता था तो आधे समय तो पाँव कांपते रहते थे। तो ये मेरा भी इम्तहान था। इस तनाव से मैं घर से जब यहाँ तक आया तो मैं इतने तनाव से था कि मैं राजदीप सरदेसाई का कैसे इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो वो कैसे किया, जो चेला था अपने गुरु का इंटरव्यू कैसे किया, इस पे भी इस किताब के साथ साथ आप रेटिंग दीजिएगा। ये मुश्किल होता है कि उस बराबरी का स्तर हासिल कर लेना पत्रकारिता में, जिससे आपने सीखा हो और उसी तरह से आप सवाल कर रहे हैं। कितना बख्शा या नहीं बख्शा ये अलग चीज़ें होती हैं, पर यही शायद पत्रकार और नेता को, और या फिर सत्ता से अपनी रिश्तेदारी में हासिल करनी पड़ती है वो जगह कि आप बराबर होते हुए करीब जाकर भी वो विपक्ष की जगह, विरोध की जगह, आप सवाल करने की जगह बचा कर रखें। जैसे मैंने अपने गुरुजी के साथ किया कि सब कुछ सीखने के बाद भी वो बराबरी की जो जगह है वो हासिल करते हुए हमने इस गुरु ने चेले से बहुत कुछ सीखा है। ये कोई रिश्ता अद्भुत है जहां गुरु चेले से सीख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजदीप सरदेसाई की किताब है 2014 चुनाव जिसने भारत को बदल दिया, और इस चुनाव की वजह से मुझे भी एक मौका मिल गया अपने पहले एडिटर के साथ इंटरव्यू करने के लिए। नमस्कार।